इजराइल पर हमास के हमले के 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में हज़ारों लोगों की मौत के बाद शांति कायम करने की कोशिश जारी है। शर्म अल शेख इजिप्ट में ये कोशिश हो रही है, वहाँ मीटिंग हो रही है, 20 पॉइंट पीस प्लान पर बात हो रही है। आपने सुना होगा ट्रंप की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। इसी पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बात चल रही है, सितंबर एंड में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तो ऐसे में कहाँ बाधा आ रही है, कहाँ कहानी रुकी हुई है? देखिए, एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है ये। इसको एक मुकाम तक पहुंचाने से पहले कई सारी बाधाओं से निकलना पड़ेगा जी। इसको लेकर बातचीत चल रही है। अब एक ऐसी लड़ाई जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, जाहिर सी बात है इसका सॉल्यूशन बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसमें अब जो 20 पॉइंट प्रोग्राम पीस प्लान जो बनाया है ट्रंप ने, उसमें एक मुद्दा यह है कि हमास अपने हथियार रख देगा और आगे गजा में कोई भी सरकार बनेगी उसमें उसकी दावेदारी नहीं होगी, उसका कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होगा। तो अब देखना है कि क्या हमास इसको मान जाता है, क्योंकि हमास के सामने फिर एक संकट होगा कि अगर उसने इस तरीके से एक किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया, जिसमें कई देशों की भूमिका है, और कल को अगर फिर से वो कोई ऐसी बात होती है जो उसको पसंद नहीं आती और वो फिर से उसी मूड में आता है, फिर उसके लड़ाके हथियार उठा लेते हैं, तो उस पर उन सभी देशों का दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा जो इस बातचीत में शामिल हैं। तो इसीलिए ये देखने वाली बात है कि हमास को किस तरीके से इस मुद्दे पर राजी किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है ये। जाहिर तौर पर आपकी तरफ से कहा गया है, लेकिन आपकी बात भी सुनी, बाधा की बात भी हुई। सवाल लेकिन उठता है ना यही कि क्या हमास इस चीज़ के लिए मान जाएगा, क्योंकि जो हालात हुए थे, जो उसकी मांगे हैं कि रिहा कर दो, हमारे बंधकों को रिहा कर दो, शव की भी मांग की जा रही है, तो बहुत टफ स्थिति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए अब जैसे अमेरिका की तरफ से जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ वहाँ पर पहले से पहुँच चुके हैं, और ये इन लोगों जो पहली चुनौती इनके सामने है और ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कतर भी शामिल है, इसमें इजिप्ट भी शामिल है और टर्की भी इस बातचीत में शामिल है। तो ये लोग ऐसी परिस्थितियां और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमास इस बात पर राज़ी हो जाए, और जाहिर सी बात है कि उसको वहाँ तक पहुँचने के पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इसमें। और हमास ने माना जा रहा है कि कुछ बातचीत प्रगति इसलिए उम्मीद जग रही है कि हमास ने एक लिस्ट भी सौंपी है इजराइल को कि इजराइल की जेलों में बंद हमारे जो 250 कैदी हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको रिहा किया जाए। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उसके बाद से गजा से करीब 1700 लोगों को अरेस्ट किया और उसको अलग अलग जेलों में इजराइल के बंद हैं। तो उन पर भी बातचीत होनी है, लेकिन फ़िलहाल हमास की तरफ से इस लिस्ट को दिया जाना ही ये माना जा रहा है कि हमास ने एक कदम पीस प्लान की तरफ बढ़ा दिया है जी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो हथियार रखने के बाद बहुत मुमकिन है कि हमास के भीतर भी एक इनसिक्योरिटी भी तो पैदा होगी। बिल्कुल होगी कि कल को जो जैसे पहले सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा कि अगर कल को ये हालात बनते हैं कि हमास जिस तरीके से पीस प्लान है अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, गजा से अगर IDF वापस नहीं हो रही है, इसराइल के सैनिक वापस नहीं हो रहे हैं, तो फिर वैसी परिस्थिति हमास के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। तो वैसे में अगर हमास फिर लड़ाई करने के लिए आता है तो बाकी देशों का दबाव बढ़ेगा उसके ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस पीस प्लान पर एग्जैक्टली उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लेना जैसा प्लान ट्रंप और उनके सलाहकारों ने तैयार किया है। 2 साल से मीडिया कवर कर रहा है, कितने लोगों की मौत हुई, हर दिन खबर आती है, आज मिसाइल छोड़ दी गई, आज ये हमला हुआ है, आज इतने लोग मारे गए हैं, स्थिति बहुत बुरी है। इजराइल का इंटरनल प्रेशर एक्सेप्ट करेगा ये सिचुएशन, क्योंकि वहाँ के लोगों का तो मानना है कि ऐसे हालात हो गए हैं, गाजा को अपना बनाने के लिए बिल्कुल किस बिल्कुल सही सवाल है ये कर रहे हैं, और ऐसे में वास्तव में इजराइल के भीतर जो एक्सट्रीम राइट जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि अब इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, इतनी कुर्बानियाँ हमने दे दी हैं, और गजा में इतना ज़्यादा हम लोगों ने अपनी पहुँच जब बना ली है, पकड़ बना ली है, तो इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हम लोगों को कर लेना चाहिए जी। अब बात यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से ही तकरीबन 65,000 लोग मारे जा चुके हैं, और एक इंटरनल जो दस्तावेज है इसराइल की वो लीक होकर सामने आई है। आज तमाम दुनिया भर के अखबारों में और वेबसाइट्स पर ये है, जिसमें ऑफिशियली इसराइल में माना गया इस बात को कि इस
23 के बाद जो इसराइल ने हमला किया कि हम हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसमें 83% कैजुअलिटी सिविलियंस की है। तो एक दबाव ये भी है नेतन्याहू के ऊपर कि इतने सारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। इतने सारे सिविलियंस जो हैं वो हाल के दिनों में किसी युद्ध में देखने को नहीं मिले हैं, और इतने नंबर्स में। परसेंटेज वाइज देखें तो सेब्रेनिका में लोग मारे गए थे, और वहाँ पर परसेंटेज करीब 90 के आसपास रहा था जिसमें सिविलियंस मारे गए थे। तो ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर कि सिविल अनरेस्ट के दौर में लोग मारे गए, लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि 65,000 कोई छोटी संख्या नहीं है, तो इतने सारे लोग मारे गए हैं। तो नेतन्याहू के सामने एक बैलेंस बनाने की भी चुनौती है। हालांकि वो इस पीस प्लान के लिए वो राज़ी हैं, क्योंकि उसमें उनके फ़ायदे की बात यह है कि फ़िलिस्तीन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है उसमें, कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो उसमें नहीं है। भले ही ब्रिटेन ने हाल के दिनों में कह दिया कि मैं मान्यता देता हूँ, कई देशों ने दे दिया, लेकिन इस एग्रीमेंट में वो बात नहीं कही गई है। और इस एग्रीमेंट में अगर वो बात नहीं आती है तो मुझको लगता है कि ये हमास के लिए इसको मानना एक बड़ी चुनौती, मतलब कैसे तैयार होगा हमास और कैसे उसके ऊपर ही प्रेशर है वो कैसे मानता है। लेकिन ये बात थोड़ी नेतन्याहू के पक्ष में है, और इसीलिए शायद अपने जो इंटरनल प्रेशर है उनके ऊपर कि गजा को हम कम्प्लीटली अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, उसको शायद शांत करने में उनका ये तर्क काम में आएगा कि फ़िलिस्तीन फिलहाल तो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन रहा है इस एग्रीमेंट से। आपने तो कहा कि नेतन्याहू के पक्ष में है, लेकिन इजरायली मीडिया ने भी ट्रंप की शुरुआत की सराहना तो की है, लेकिन एक खबर निकल के ये भी सामने आ रही है कि नेतन्याहू के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। दरअसल नेतन्याहू बहुत दिनों के बाद ये परिस्थिति बनी है। दरअसल फॉर्मेशन के बाद से इसराइल कई फ्रंट पर लड़ता रहा है। 1948 में इसके फॉर्मेशन के ठीक एक दिन बाद ही कई देशों के साथ इसको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लेकिन अभी जो बहुत बड़ी चुनौती इसको मिली वो थी ईरान से। ईरान के साथ जो लड़ाई इसकी हुई उसमें पहली बार इजराइल में इतने मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें आयरन डोम को भेदती हुई चली आईं और कई शहरों पर गिरी। तो नेतन्याहू के ऊपर एक प्रेशर तो यही है, और उसके साथ साथ भिड़ना हमास से भी, और उसको हमास के साथ जो सिंपैथाइज़र हैं उसके उन देशों से भी। तो इतने कई मोर्चों पर इसराइल के लिए अब लगातार लड़ते रहना संभव नहीं है। उसको भी अपने आप को रीस्ट्रक्चर और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और फिर से अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाने के लिए उसको वक्त चाहिए। तो ऐसे में ये दबाव आप कह लें या रणनीति कह लें, शायद इसीलिए नेतन्याहू तैयार भी हो गए हैं। और जब अमेरिका किसी बात के लिए दबाव डालता है, सबसे बड़ा दबाव तो ये है कि अगर ट्रंप कह रहे हैं ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तो जब वो दबाव डाल रहे हैं कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए, तो फिर उन परिस्थितियों में नेतन्याहू ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस वक्त भी जब अभी शर्म एल शेख में बातचीत चल रही है, पिछले 24 घंटे में तकरीबन 25 लोग मारे गए हैं गजा में। तो एक तरफ से ये भी चल रहा है, नेतन्याहू की तरफ से, इसराइल की तरफ से हमले जारी हैं। लेकिन हाँ, नेतन्याहू इस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रंप से कह सकें कि नहीं, मैं जब तक गजा पर कब्जा नहीं कर लूँगा तब तक ये मैं सीज फायर नहीं करूँगा। बिल्कुल बात अगर सच होती है और ऐसा कुछ होता है, बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है, बहुत लोगों की जान गई है, संख्या भी हमने बताई छोटी नहीं है। लेकिन ये ट्रंप के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ जाएगी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंट उनकी तरफ से कई युद्धों को रुकवाने की बात कही गई, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। प्लस हमास अगर गाजा में नियंत्रण और सत्ता छोड़ने से इनकार कर देता है तो ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये तो है ही है, और ये फिर नाक की लड़ाई हो सकता है कि बन जाए, जो ट्रंप का स्वभाव है। लेकिन ट्रंप का एक स्टाइल ये भी है कि पहले इस तरह के बयान देकर वो प्रेशर बनाते हैं, और प्रेशर रिलीज़ करने के बाद एक उसमें गिव एंड टेक के ज़रिए वो एग्रीमेंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब ये सही है कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, तो उसको लेकर उनके दावे चाहे जो भी हो, भारत हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें कोई दो मत नहीं है, अगर इसराइल और हमास के बीच में इस तरह की कोई समझौता हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी बातचीत इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी। और अगर ये पीस प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पर ट्रंप की एक बहुत बड़ी कामयाबी होने जा रही है। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने बताया कि ये पीस प्लान जो इम्प्लीमेंट होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी यहाँ देखने वाली।
हम सब जानते हैं स्थिति क्या है, क्या हालात बने हुए हैं, और अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो रहा है तो साफ तौर पर उसका असर हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही है कि क्या ये जो पीस प्लान है अब की बार सच में इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप न्यूज़ 18 JKLH पर हमसे लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।